स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का समग्र जीवन परिचय आपके चैनल पर मैं लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पर हम उनके नाम, उपनाम, जन्मभूमि, मृत्यु स्थान से लेकर सभी परिचय को देखेंगे। रचनाओं का विषय वस्तु, रचनाओं का लिखने का कारण, सभी चीज़ें उनकी हम देखते चलेंगे। कोई भी रचना छूटेगी नहीं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। उपनाम है दिनकर, रामधारी सिंह इनका नाम है, उपनाम है दिनकर। जन्म है इनका 23 सितंबर 1908। जन्मभूमि सिमरिया मुंगेर बिहार के हैं ये। तो बीपीएससी के पेपर में भी बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं ये। मृत्यु 24 अप्रैल को 1974 में हुआ था। मृत्यु स्थान इनका चेन्नई तमिलनाडु में है। अभिभावक इनके थे श्री रवि सिंह और श्रीमती मनरूप देवी। पत्नी श्यामावती हैं, श्यामवती इनकी पत्नी हैं और एक संतान थी, एक पुत्र। कर्मभूमि इनकी पटना रही है। कर्म क्षेत्र कवि व लेखक थे ये। प्रसिद्धि किसमें मिली इनको? ये इनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि किसको प्रथम या राष्ट्र कवि की उपाधि सबसे पहले किसको मिली थी। आपको अच्छे से ज्ञात होगा। आप हिंदी के अगर विद्यार्थी हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि किसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी और किसने दी थी और किस रचना पर। काल इनका आधुनिक काल था। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा के ये कवि थे। इस प्रकार यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इनकी अगर उपाधियाँ देखी जाए तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था 1972 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में। अगली उपाधि इनको मिली थी पद्म भूषण की 1959 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार एक संक्षिप्त परिचय पुरस्कार पर। रचनाएं देखते हैं। समग्र रचनाएं हैं रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती जो था 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, सामधेनी प्रसिद्ध रचना है 1946 में। धूप और धुआं सभी रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, 1951 में है। आंसू 1951 में, नील कुसुम 1954 में, कुरुक्षेत्र 1946 में। यह एक महाकाव्य प्रबंध काव्य है। रश्मिरथी प्रबंध काव्य है। उर्वशी 1961 में, यह खंड काव्य है और रश्मिरथी का प्रकाशन है 1952। नील कुसुम 1954 में है। आगे बढ़ते हैं हम। हाहाकार यशोधरा 1946 में है। परशुराम की प्रतीक्षा यह 1963 में इसका प्रकाशन वर्ष है। हारे को हरिनाम 1970 में है। दिल्ली इनकी रचना है। अगला है सीपी और शंख वट पीपल 1961 में है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। संस्कृति के 4 अध्याय यह एक गद्य काव्य है। मगध महिमा काव्यात्मक एकांकी है। व्यंग एवं लघु कविताओं का संग्रह नीम के पत्ते, ठीक, इनकी ये रचना है। व्यंग अनुदित और मुक्त कविताओं का संग्रह मिट्टी तिलक। बाल काव्य विषयक उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। कौन कौन सी? मिर्च का मसाला और सूरज का ब्याह इनकी बाल कविताएं हैं। आलोचना देखते हैं उनकी। काव्य की भूमिका 1957 में, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त 1958 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में। तीनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। आपने देखा होगा तीनों रचनाएं टीजीटी पीएचडी में पूछी जाती हैं। अब इनके निबंधों को देखते हैं। मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर 1952 में, रेत के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954 में, उजली आग 1956 में, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य 1958 में,
वेणुवन पेपर में आया हुआ है। ये रचना पूछी गई है 1958 में। अगली रचना है नैतिकता और विज्ञान 1959 में। आगे बढ़ते हैं। साहित्यमुखी रचना है इनकी 1968 में। संस्मरण और रेखा चित्र विधा को देखते हैं तो लोकदेव नेहरू 1965 में है, पेपर में आया है ये। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 में। यात्रा विधा को देखते हैं तो देश विदेश 1957 में, यह पेपर में पूछा जा चुका है ये रचना। मेरी यात्राएं, ये दोनों रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, ये 1970 में है। वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी है। डायरी विधा देख लेते हैं। दिनकर की डायरी एक ही है 1972 में। विशेष तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप देखिए। दिनकर को द्वितीय राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अभी आपसे पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय कवि या सर्वप्रथम किसे कहा गया था, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्रसिद्ध प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में दिनकर को अनल कवि या अधैर्य का कवि उपनाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है, अधैर्य का कवि या उपनाम किसे मिला है। इनको उर्वशी काव्य रचना के लिए 1972 में ठीक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय जो आपकी रचना यूजीसी नेट में लगाई गई है, उसके लिए इनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विशेष तथ्यों में अन्य तथ्य देखते हैं। इन्हें राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि इसे राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि माना जाता है तो दिनकर जी। रेणुका की जो कविता है, तांडव में शंकर से प्रलय की याचना की गई है। ठीक, उनकी कविता तांडव में शंकर से प्रलय की याचना की गई है। प्रश्न बनता है कि किस रचना में शंकर से प्रलय की याचना की गई है। रेणुका की कविता पुकार में किसान की व्यवस्था का चित्रण है और वट पीपल इनका प्रमुख रेखा चित्र है। संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आया हुआ भी है। इनका कुरुक्षेत्र महाकाव्य द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर रचा गया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह काव्य मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। बोस्टन जेल के शहीद को श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई कविता थी इनकी बागी, काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है ये। और सामधेनी की कविता है, हे मेरे स्वदेश में हिंदू मुस्लिम दंगों की भत्सना की गई है। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदू कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। सामधेनी की कविता अंतिम मनुष्य में युद्ध प्रलय का चित्रण हुआ है। जब आप कविता को पढ़ेंगे तो इसमें पूरा युद्ध का चित्रण है। कुरुक्षेत्र इनका मिथकीय पद्धति पे रचित है। और आगे बढ़ते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा में भारती पर चीनी आक्रमण के बारे में प्रतिक्रिया की गई है। हर एक रचना पर इम्पॉर्टेंट तथ्यों को यहाँ दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अपने विचारों को जरूर कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करिएगा। दीपदान के अंग्रेजी पत्र ओरिएंट वेट्स में दिनकर की कलिंग विजय का अनुवाद किया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय के प्राचीन खंड का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया था। 1955 में दिनकर ने वारसा पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय काव्य समारोह में भारतीय शिखर मंडल के नेता के रूप में भाग लिया था। विद्यार्थी जीवन में आर्थिक तंगी होते हुए भी दिनकर ने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर भूदेव स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति भी रहे थे। कब? 1964-65 में। दिनकर को भारतीय संसद में राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। कब? 1952 में। प्रथम संसद के सदस्यता 12 वर्षों तक रही। 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने टिकट भी जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था इनके नाम से। द्वितीय राष्ट्र कवि थे। वे अहिंदी भाषी जनता में बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि उनका हिंदी प्रेम दूसरों को अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा और प्रेम का विरोधी नहीं बल्कि प्रेरक था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथन कहा है। अगला कथन है, दिनकर जी ने श्रमसाध्य जीवन जिया, उनका साहित्य साधना अपूर्व थी। कुछ समय पहले मुझे एक सज्जन ने कलकत्ता से पत्र लिखा कि दिनकर को
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना कितना उपयुक्त है? मैंने उन्हें उत्तर में लिखा। यदि 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिलते तो उनका सम्मान होता गद्य पद्य भाषणों और हिंदी प्रचार के लिए। किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। अगला कथन है अज्ञे का। उनकी राष्ट्रीय चेतना और व्यापकता, सांस्कृतिक दृष्टि, उनकी वाणी का ओज और काव्य भाषा के तत्वों पर बल, उसका सात्विक मूल्यों का आग्रह उन्हें पारंपरिक रीति से जोड़े रखता है। अज्ञे ने कहा, हमारे क्रांति युग का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कविता में इस समय दिनकर कर रहा है। क्रांतिवादी को जिन जिन हृदय मंथनों से गुजरना होता है, दिनकर की कविता उनकी सच्ची तस्वीर है। रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला कथन है जवाहरलाल नेहरू का। दिनकर जी सचमुच ही अपने समय के सूर्य की तरह तपे ही हैं, तभी इतना जगमग हुए हिंदी कवि के रूप में। मैंने स्वयं उस सूर्य का मध्याह्न भी देखा और अस्ताचल भी। वे सौंदर्य के उपासक और प्रेम के पुजारी थे। उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय नामक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी भूमिका लिखकर गौरवान्वित किया था। दिनकर 20वीं शताब्दी के मध्य की तेजस्वी विभूति थे। यह कथन नामवर सिंह का है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, नामवर सिंह का है। अगला है दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां। यहाँ पर ही इस जीवन परिचय को विराम मिलेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां जो पेपर में पूछी जाती हैं। और रोक युधिष्ठिर कोई न यहाँ, जाने दी उसको स्वर्ग धीर पर, फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हिमालय कविता से है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कुरुक्षेत्र से यह पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं रश्मिरथी से। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाएं। रश्मिरथी से यह कथन है, पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां हैं धन है तन का मैल, पसीने का जैसे हो पानी, एक आन को ही जीते हैं इज्जत के अभिमानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।